हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। इन आने वाले अगले 14 दिनों के अंदर हम गणित का पूरा सफाया करेंगे। ठीक है, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और एक उसे विस्तार पूर्वक अंत के साथ उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है अध्याय है पहला वास्तविक संख्याएं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या एक्चुअली में है क्या। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है जिसके अंदर, ठीक है, परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी बात जो होती है कि वो परिमेय और अपरिमेय संख्या एक्चुअली में है क्या। परिमेय संख्याओं की जब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए उसके पीछे भी रीजन देख लेते हैं। अगर किसी संख्या में मैं अगर 0 का भाग लगाता हूं तो हमेशा उसका आंसर आता है अपरिभाषित, यानी कि उसका कोई भी आंसर डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कारण हम कहते हैं कि q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और जब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास में एग्जाम्पल आते हैं √2, √3 व √5, यानी रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब परिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं में हमें वो सारी चीजें पढ़नी है, लाइक, ठीक है, भिन्न वगैरह सारी चीजें वो हमें इसमें इंक्लूड करते हुए चलना है। अब देखते हैं और क्या क्या हमें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अभाज्य गुणनखंड। जब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, फैक्टर मेथड की, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड एक बार देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड एक्चुअली में एक चीज होती है जो कि मतलब किसी भी संख्याओं को उसके छोटे से छोटे रूप में, ठीक है, गुणनखंड के रूप में तोड़ने में काम आती है। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे कि 1024। ठीक है, 1024 मैंने कोई एक नंबर लिया है, तो मान लो कि इसके अंदर मेरे को सबसे पहले, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग स्टार्ट करना है। 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 आगे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 2 की। तो 2 का भाग किस में जाता है, तो ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहले हम अगर इसमें देखते हैं तो इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो इसमें सबसे पहले हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 का भाग 1 में नहीं जाता, दोनों संख्याओं को साथ में लिया, 2 पंजे 10, भाग पूरा गया। फिर 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4। ठीक उसी प्रकार से वापस इसमें 2 का भाग देना है। तो यानी कि 2 का भाग अगर 5 में दूंगा तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। अब देखो 1 और 1 11 हो जाएगा और 2 पंजे 10 होता है। फिर 1 और शेष बच गया, 2 6 12 होता है, वापस 2 का। ठीक इसी प्रकार 1, 2, 8, इसी प्रकार भाग चलता रहेगा 64वां। ठीक है, फिर 32, फिर 16, फिर 8, 4, 2 और 1। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जैसे कि अगर 16 आ रहा है तो एक्चुअली में हम 16 का भाग दे सकते हैं। रूल ये कहता है कि जब तक अगर किसी छोटी से छोटी संख्याओं का भाग जा रहा होता है तो हमें सबसे पहले उन्हीं का भाग देना होता है। अगर हमें पूछ ले कि अगर 1024 को इसके घातों के रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है इसको आधार और, ठीक है, घात के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे। अब देखो 2 कितनी बार है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 2 की घात 10, ये इसका घात के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है इस चीज को सॉल्व करने का, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, किसी भी संख्याओं को उनके गुणनखंड के रूप में तोड़ने में काम आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारी जो आगे वाली एक जो चीज आती है, सबसे पहले तो हमें 2 चीजों के बारे में जानना है। एक तो होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। अब क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम, जरा उनके बारे में देखेंगे। एचसीएफ की जब हम बात करते हैं तो एचसीएफ एक्चुअली में क्या चीज है और एलसीएम एक्चुअली में क्या चीज है वो देखते हैं। एचसीएफ होता है यानी कि मसप की जब बात करते हैं तो मसप वो संख्या होती है, मान लो हमें कह दिया है कि कोई भी 3 संख्या है, जैसे कि 12 है, 15 है और 1 है 18।
इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में एक एक्चुअल में एक ऐसी कॉमन संख्या आती है, वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आती है जिनका भाग इन तीनों के अंदर जाता है। यानी कि अगर मैं 2 का भाग दूंगा 6, 2 का भाग वापस दूंगा 3, 3 का भाग दूंगा 1, ठीक है। और 15 में जब बात करते हैं तो 15 के अंदर 3, 5, 5, 1। 18 की जब हम बात करते हैं तो 18 में अंदर 2, 9, 3, 3, 3 और 1। अब देखो इन तीनों में कॉमन चीज क्या चल रही है, 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो अतः 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग इन तीनों के अंदर बराबर जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ की जब हम बात करते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हमें वहां पर क्या निकालना होता है, हमेशा एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। जब भी बात करते हैं एचसीएफ की तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, ठीक है, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर 3 हो या 2 हो, जो भी जितनी संख्या दे रखी होती है उसके अंदर पूरा पूरा जाता है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाता है। लेकिन जब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम का हिंदी में अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्ती, यानी लसप कहते हैं इसको। अब देखो एक्चुअली में लसप क्या चीज है, लसप जब हम निकालते हैं किसी भी संख्या का 12, 15 या 18, इन्हीं तीन संख्याओं को मैं लेके हुए आगे चलता हूं, तो जब मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो 6, 15, 9, वापस 2 का भाग दूंगा 3, 15, 9, वापस 3 का भाग, ठीक है, 3 का भाग 1, 5 और 3, वापस 3, 1, 5, 1 और लास्ट में 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1। यानी कि अब इनको गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 36, 36 पंजे 36, 5 कितना हो जाता है 0, 3, 180। अब देखो एक्चुअली में ये जो अब 180 जो संख्या आई है ना, 180 वह छोटी से छोटी पहली संख्या होगी जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाएगा। मसपा की जब बात करते हैं तो मसपा में वो छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या आती है जिसका भाग इन जो संख्या हमें दे रखी होती है उनमें जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, ठीक है, लसपा की, तो लसपा के अंदर जो ये पहली संख्या 180 आई है ना, 180 वह पहली संख्या होगी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको पिछले वाले जो भी स्लाइड थी हमारे उसके, ठीक है, वो सारी चीजें समझ में आई होगी। अब ये एक, ठीक है, गणित का हमने एक आपकी बुक का एक सवाल लिया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कैसे क्या करना है इसको जरा एक बार देखेंगे। आपके सामने 2 संख्याएं दे रखी है 26 व 91। अब देखो, अब आपको ये प्रूफ करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो ये वाली चीज प्रूफ करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि इनका पहले तो हमें एचसीएफ निकालना होगा और उसी का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर जब हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा तो फिर हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कराकर आपस में एक बार जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए सेपरेट मेथड होता है, सेपरेट दोनों संख्याओं का अलग अलग निकाला जाता है। तो सबसे पहले 26 और 91 2 का भाग देते हैं। सबसे पहले हमने बात कही थी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो सबसे पहले आएगा 13। और वापस अब देखो किसी और संख्या का भाग में किसी और के अंदर ये 13 आती भी नहीं है, तो हमें सीधा 13 का ही भाग देना पड़ेगा। तो 13 एकम 13। अब देखो 91 में सबसे पहले देखो इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो यानी कि 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देके देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है कि दोनों अंकों का योग करो, दोनों अंकों का योग 10 हो रहा है और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो यानी कि इसके अंदर 3 का भी भाग नहीं जाएगा। और जिसके अंदर 2 का नहीं जाता उसके अंदर 4 का भी भाग नहीं जाता है। और 5 का नियम कहता है कि जिसके इकाई का अंक जो है वो 0 या 5 हो तो उसके अंदर 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पर तो इकाई का अंक 1 है तो ना तो 5 का जाएगा। और अब बात करते हैं 6 की, तो 6 का नियम कहता है कि जिसके अंदर 2 और 3 दोनों का जाता है तो उसके अंदर 6 का जाएगा। तो अब सीधा सीधा हमारे पास में एक नंबर आता है 7 का। 7 का भाग देके देखते हैं, 7 एकम 7, शेष बचता है 2, 2 और 1 21 होता है, तो 7 या 21। अब देखो अब सीधा का सीधा वापस 13 आ गया, तो 13 के अंदर सीधा 13 का ही भाग देंगे। और जब एचसीएफ निकालने की बारी आती है तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, एचसीएफ निकाला जाता है। 26 को कैसे लिखा है हमने 2 × 13 और 91 को कैसे लिखा है 7 × 13। अब दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है,
13। तो इन दोनों का संख्याओं का एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों का एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ आने के बाद में अब हमारा जो टारगेट है मेन एलसीएम के ऊपर, सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। 2 का भाग दिया 13 आया, 91 में नहीं जाता तो एज इट इज लिख दिया। वापस देखो 7 का भाग दिया 13 के अंदर नहीं जाता तो 13 को एज इट इज, और इसके अंदर भाग गया 13 बार। अब सीधा का सीधा 13 से भाग कर देंगे तो 1,1। अब देखो इन तीनों संख्याओं को अब हमें गुणा करना है। 2 सत्ते 14, 14 और 13 को गुणा करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, 14 28 14 3 42 गुणा 14 एकम 14 यानी 182, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 182। अब क्या करना है जरा एक बार ध्यान देंगे, ये भी ठीक है, ये इन्हीं का एक पार्ट होता है क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस चीज को अब हम प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एक तरफ एलएचएस, यानी कि सबसे पहले मैं एलएचएस को प्रूव करता हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है सवाल की, लेफ्ट हैंड साइड है सवाल की, हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि सबसे पहले 26 गुणा 91 करते हैं। 26 को 91 से गुणा करवाते हैं तो क्या आता है देखेंगे एक बार। 26 54 का 4 असल का 5 18 और 5 23, तो यानी कि 23 66, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो आया है 23 66। अब देखो अब सवाल की अब क्या लेते हैं, आरएचएस साइड लेते हैं। आरएचएस कौन सी है, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा। एचसीएफ हमारा कितना आया था 13 और 13 गुणा एलसीएम आया था हमारा 182। अब 13 गुणा 182 करते हैं तो 3 दूनी 6, 8 का 24 असल 2, 3 एकम 3। ठीक है, और इसका आंसर जो आया है वो आया है 23 66। अब देखो अगर आप देख पा रहे हो तो 23 66, ठीक है, एलएचएस में भी 23 66 आया था और आरएचएस में भी हमारा कितना आया है 23 66। तो यानी कि हमारी एक्चुअली में एलएचएस बराबर आरएचएस है। तो यानी कि ये जो चीज है हमारी जो प्रूफ हो चुकी है, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में 2 या 3 मार्क्स का पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए। हाँ, तो आई होप आपको पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो ठीक है एलएचएस आरएचएस के इक्वल को सिद्ध करना होता है वो समझ में आया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है एचसीएफ दे रखा है, अब आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन परीक्षा में इतनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या है, जरा एक बार ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ आपको ये जो दो संख्या जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दे रहा है कि आपके पास में पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो दे रखी है वो 306 है। अब दूसरी संख्या जो है वो आपके पास में है 657। अब देखो ये आपके पास में ऑलरेडी दे रखी है और इन संख्याओं का एचसीएफ भी कितना दे रखा है, आपको 9 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये चीज दी जा रही है, जबकि सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना सा पूछना चाहता है कि आपके सामने एलसीएम कितना आएगा, बस आपको एलसीएम यहाँ से फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जरा एक बार वापस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। फॉर्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल लिखो या फिर दो संख्याओं का गुणनफल लिखो, या फिर हम इसको पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, फॉर्मूला यही है। बस अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल लिखो इस चीज को, या फिर इस चीज को ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जिस हिसाब से फॉर्मूला हमें काम में लेना है उसी हिसाब से हमें फॉर्मूले की बनावट को रखना है। तो अब देखो अब हमारी जो बनावट होगी वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसी फॉर्म में हमें इस चीज को रखना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 306 और दूसरी संख्या जो है वो हमारी है 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है और एलसीएम हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या ठीक है अगर बराबर के एक तरफ गुणे में होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में हो जाती है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे में क्या हो जाएगा 9। सबसे पहले अब देखो 9 का भाग इसमें देते हैं तो 9 सत्ते की 63, पीछे बचे 2
9 27। अब हमें सीधा सीधा एलसीएम क्या होता है 306 गुणा 73। अब इन दोनों को हमें क्या करवाना होता है, गुणा करवाना होता है। तो 306 को जब मैं 73 से गुणा कराता हूं तो 6 3 18 का 8, असल का 1, 0 से गुणा होगा तो 0 और 1 का 1, 3 3 की 9, 7 6 42 का 2, असल का 4, 4 का 4 उतर जाएगा, 7 3 21। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके पास में कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि 22,388 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आई होप समझ में आया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। ये जो दो संख्याएं दे रखी है वो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का मान दे रखा है और एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो हमने इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो 306 पहली संख्या, दूसरी संख्या 657 हो गई और एलसीएम 9 है, सॉरी एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि एक संख्या दूसरी तरफ जाती है तो उसका हमेशा बराबर के अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अब देखो 9 का भाग 657 में दिया तो 73 बार गया, तो 73 इंटू 306 हमने गुणा किया तो 22,338 इसका फाइनल आंसर आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार गो। हाँ, तो आई होप आपको अभी तक जितना पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो कि मान के चलो कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने का 100% चांस है। अब क्या है वो क्वेश्चन, जरा एक बार देखेंगे। हमें प्रूफ करना है कि √2, √3 और √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको प्रूफ करना कैसे है, क्या करना है, जरा एक बार आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमने √2 को क्या माना है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को किसके रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में। तो हमने P/Q ना लेते हुए हमने यहाँ पर दो, ठीक है, दो संख्याएं ली है A और B। ठीक है, जहां पर दो संख्याएं, दोनों संख्याएं जो है वो एक सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्याओं की जब बात करते हैं, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या दोनों में, ठीक है, दिन रात का फर्क आ जाता है। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जरा एक बार उनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अभाज्य संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनका, ठीक है, जिनका गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं और उनमें या तो एक या फिर स्वयं का ही भाग जाता है। लेकिन जब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की, को प्राइम नंबर की, अब ये क्या होती है, सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो, यानी कि एक के अलावा और उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। उसका कॉमन गुणनखंड क्या होगा, हमेशा एक ही हो सकता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, जरा एक बार देखेंगे। ठीक है, √2 को हमने क्या माना है, A/B माना है, यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में परिकलित किया है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है तो वज्र गुणन करवाया है। अब क्या होता है, ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 एज्यूम किया, ठीक है, 1 को, ठीक है, A से गुणा करवाया और 2 को किससे गुणा कराया, √2 को कराया B से, तो A बराबर क्या हो गया, √2B। ठीक है, किससे हुआ है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन करवाया है। अब देखो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का हमने किया है वर्ग। अब वर्ग किया है तो क्या हो गया, तो A का, ठीक है, A² हो गया। और देखो जब भी √2 का वर्ग होता है, यानी कि कोई भी संख्या √2 वाली संख्या रूट से गुणा होती है तो हमेशा उसके ऊपर से रूट हट जाता है और वो की वो संख्या आ जाती है। तो यानी कि √2 का जब हमने वर्ग किया तो √2 का वर्ग 2 हो गया और B का वर्ग जो था वो B² हो गया। इसे चीज को हमने समीकरण नंबर 1 दिया। अब देखो ये एक परमेय हम पढ़ते हैं, परमेय 1.2 पढ़ते हैं। अब परमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर किसी संख्या, यानी कि A² को यहां से 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 विभाजित करेगा। अगर A² अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि अगर A² के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ये मान के चलो कि A के अंदर भी क्या होगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे का प्रोसेस इस तरह से देखते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि यहां तक लाके एक बार इसको, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप किया है। अब देखो यहाँ पर हमने 1 को क्या माना है, ठीक है, बराबर √2C माना है। अब √2C, यहाँ पर C को हमने क्या माना है, C एक कोई पूर्णांक है, कोई भी हमने कोई पूर्णांक ले लिया है। फिर हमने वापस वो का वो स्टेप दोहराया है कि यानी कि दोनों तरफ हमने क्या किया है, वर्ग किया है। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो इसका A² हो गया और 2 का स्क्वायर 4, C² हो गया।
अब 2 को मैंने जब 4 से काटा तो 2, तो अब देखो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि बी स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो अब बी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी किससे होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा है कि हमने ए और बी को हमने यहाँ सबसे पहले क्या माना था, सहअभाज्य संख्या। और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि एक ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, केवल एक ही हो, एक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक के अलावा क्या आ रहा है गुणनखंड, उसका 2 गुणनखंड आ रहा है। अब उसका गुणनखंड 2 आ रहा है तो ये हमारी एक ठीक है एक विरोधाभास त्रुटि हुई है कि मतलब हमने जो चीज मानी है वो हमारे यहाँ पर एकदम त्रुटिपूर्ण यानी गलत हो चुकी है। अगर हमारी ये चीज गलत हो चुकी है तो ये हमारे सिद्ध हो जाता है कि √2 एक क्या है, जो हमने शुरुआत में माना था एक परिमेय संख्या है, वो हमारी एकदम पूरी त्रुटिपूर्ण हो जाती है, गलत हो जाती है। तो लास्ट में हम ये लिख देते हैं कि लेकिन इस विरोधाभास से प्राप्त होता है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सहअभाज्य संख्या माना था और सहअभाज्य संख्या यही कहती है कि एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, और हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना से हमें यह सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर आई होप ये समझ में आया होगा। √2 के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, √3 हुआ, √5 हुआ। तो अब देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सिर्फ नंबर बदलते जाना है। जहां पर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है वहां पर 2 की जगह अगर √3 पूछ ले तो 3 लिखना है, अगर 5 का पूछ ले तो √5 का पूछना है। अब देखो कभी कभार ठीक है, कभी कभार छोटा सा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि 2 + √3 को ठीक है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कैसे करोगे, ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले इसको ठीक है एक परिमेय संख्या मान लेना है। तो अब देखो 2 उस तरफ जाएगा तो a/b-2 हो जाएगा। अब देखो हमने मान लिया है कि हमने ठीक है √3 एक कैसी संख्या, ऑलरेडी हम 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। कैसे किया है वो इस पूरे प्रोसेस को एक बार वापस से गौर से देख लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये वाली जो चीज होगी ये भी कैसी संख्या होगी, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हमारी जो त्रुटि हुई थी, हमने जो माना है कि वो एक परिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध होती है। और साथ ही में ये सिद्ध होता है कि 2 + √3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दूसरे चैप्टर को लेकर बहुपद। ठीक है, तो अब एक काम आपके लिए एक छोटा सा, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स। हाँ, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं एक और नए ठीक है वीडियो के साथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। अभी तक यहाँ पर चैनल पर रुके हुए हो तो इस चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।